हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोदी सरकार 3.0। हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं वो 6 सेक्टर्स जो इंडिया की इकोनॉमी एंड जीडीपी को बूस्ट देंगे। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर हमने फर्स्ट इसलिए लिया है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो बाकी के 5 सेक्टर्स को ओवरलैप करता है, यानी अगर ये डेवलप होगा तो बाकी के 5 सेक्टर्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। फिर आता है हमारा डिफेंस एंड स्पेस। डिफेंस एंड स्पेस में इंडिया ने काफ़ी सारा न्यू इन्वेस्टमेंट किया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, और हम ये भी बता सकते हैं कि जो नए डिफेंस कॉरिडोर्स क्रिएट किए हैं जो कि यूपी और तमिलनाडु में है। फिर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया के हाईवेज, एयरपोर्ट्स, डैम्स, ब्रिजेस एंड टनल्स की। उसके बाद आएगा हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्या आपको पता है इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट हो चुका है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने काफ़ी ड्रास्टिक शिफ्ट देखने को मिला है, जिसमें हमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मिली है, जैसे सैटेलाइट से वेदर इंफॉर्मेशन, यूजेज ऑफ ड्रोन्स बढ़ गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ कर सॉइल क्वालिटी का डिटेल्स और रिपोर्ट्स निकाली जा रही है। फिर आता है पावर सेक्टर। पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर अगर हमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इंडिया काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहा है। फिर वो चाहे दूसरे कंट्रीज़ हो, जैसे ईरान हो गया, यूएई हो गया, या मिडिल ईस्ट हो गया, या फिर रशिया हो गया। उसके अलावा इंडिया इन हाउस भी काफ़ी काम कर रहा है, वो कर रहा है सोलर पावर पे। तो आइए जानते हैं उन 6 सेक्टर्स को जिन पे हम अब बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की, जिसका मेजर फोकस है मेजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को एनहांस करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और डिफरेंट इकोनॉमिक जोन्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। साथ ही साथ ये काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स जैसे भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, उन सबको एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लेके आएगा। साथ ही साथ ये एक ट्रंक एंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटाबेस प्रोवाइड करेगा, जिससे ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना बोथ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, जिससे कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में जीएस एनेबल डेटा भी अवेलेबल होगा, जिसका मेन इम्पैक्ट ये होगा कि प्लानिंग, डिज़ाइन और मॉनिटरिंग जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड यानी आईआईजी का डेटाबेस ये बता रहा है कि करंटली इंडिया में 15,580 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी कुल कीमत $2400 बिलियन है। यानी आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी और उससे आसपास कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी का अदर सेक्टर्स में भी क्या क्या योगदान होने वाला है। बात करें हम टेलीकॉम सेक्टर की, तो बीएसएनएल को गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिवैम्प कर रही है। उसे काफ़ी रोबस्ट और कॉम्पिटिटिव टेलीकॉम प्लेयर बनाने का विजन है, जिससे होगा ये कि इंडिया 5G और 6G टेक्नोलॉजी में भी अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएगा। इंडिया का मेन फोकस है 5G के अंदर उसे फर्दर डेवलप करना और टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना। 6G के अंदर भी इंडिया में सिग्निफिकेंटली काम चल रहा है। अगर बात करें डिजिटल पेमेंट्स की, तो टेक्नोलॉजी के अंदर यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भी काफ़ी प्रायोरिटी पे काम किया जा रहा है, जिससे होगा ये फ़ायदा कि डोमेस्टिकली तो हमारे ट्रांजेक्शन्स के नंबर्स इंप्रूव होंगे ही, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। और रिसेंट में हमने देखा भी है कि कुछ कंट्रीज़ यूपीआई का यूज़ करना भी शुरू कर चुकी है। अब बात करें हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस फील्ड के अंदर जो टेक्नोलॉजी का योगदान रहेगा वो रहेगा, सबसे पहला 1000 वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। वो तो रेलवे की बात हो गई, बट उनको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा, जो इंडिया गवर्नमेंट का विजन है वो ये है कि जो कार्गो रोड से ट्रांसपोर्ट होता है उससे शिफ्ट किया जाएगा रेल पे। और रेल का तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हैवी वे में चल रहा है। इसका बेनिफिट ये होगा कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ऑयल पे, यानी मिडिल ईस्ट और रशिया पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे इंडिया की कम होने लगेगी, जिसके कारण हमें काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल डिसीजंस लेने होते हैं उनके दबाव में, उससे इंडिया को निजात मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करें हम फर्दर रेलवे सेक्टर की, तो उसमें हम देखते हैं वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट आ रहा है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कवच, वो भी इंडिया ने डेवलप कर लिया है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, ये जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, ये साथ ही साथ इंडिया उन नेशंस को भी प्रोवाइड करेगा जो ऑलरेडी डेवलप्ड है या जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का मार्केट बनने वाला है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली
फर्स्ट यूनिट चालू हो चुकी है ऑलरेडी, जो कि माइक्रॉन कंपनी ने इंडिया में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। इससे हमारा सेमीकंडक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया की जो ताइवान पे या दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसीज़ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। फिर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में, तो वो टैक्सेशन एंड जीएसटी का है, जो कि डिजिटल पेमेंट्स पे लाया जा रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही शातिर तरीके से इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स को इम्प्रूव कर रहा है। और इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट से ये होने वाला है कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ पे वो कम हो जाएगी, जिससे हमारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो काफ़ी उभर कर आएगी और हमें वो डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे जो हम दबाव में लेते थे। वहीं अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के योगदान की एग्रीकल्चर फील्ड में, तो काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जा रही है, जैसे सॉइल सेंसर्स सॉइल के मॉइस्चर लेवल को, टेम्परेचर को और अदर फैक्टर्स को जो क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं, रियल टाइम बेसिस पे फार्मर्स को ट्रांसमिट किया जाता है। ये होता है हेल्प थ्रू मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट से। इवन फार्मर्स खुद जाकर भी उन मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट से रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी की हेल्प से बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड डिटेक्ट की जा रही है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स को करेक्टली कब किस मौसम में कितना डालना है वो भी हेल्प किया जा रहा है। साथ ही साथ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इम्प्रूव किए गए हैं, जिससे कि रियल टाइम वेदर पता लग जाता है और फार्मर्स को ये हेल्प मिलती है कि उन्हें किस वक्त किस फसल को ग्रो करना है या हार्वेस्टिंग करनी है। साथ ही साथ ऑटोमेशन भी काफ़ी लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, जैसे सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग और हार्वेस्टिंग किस तरीके से किस क्रॉप का किया जाएगा उसके हिसाब से ऑटोमेशन टेक्निक्स डेवलप की जा रही है, जिससे मैनुअल लेबर और एफिशिएंसी दोनों ही इम्प्रूव किया जा सकता है। और सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट अभी रिसेंट में देखने को मिला है वो है यूजेस ऑफ ड्रोन्स की हेल्प से मैपिंग, फील्ड सर्वेज और क्रॉप मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सैटेलाइट इमेजरी टेक्नोलॉजी से वेदर फॉरकास्टिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग और उसका जो यील्ड है उसका भी एनालिसिस प्रॉपर्ली और सटीक तरीके से किया जा रहा है। इससे हेल्प ये होती है कि फार्मर्स अपने डिसीजंस रिगार्डिंग इरिगेशन या क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके से चेंज करना है वो मोर इफेक्टिवली ले पा रहे हैं और उनका आउटपुट काफ़ी अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ जो पेमेंट या जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है वो फार्मर्स को इजीली रियल टाइम पे उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिससे बीच में जो कमीशन एजेंट्स वगैरह हैं उनका भी सफाया हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है हर फील्ड के अंदर। अगर टेक्नोलॉजी की बात हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात ना हो तो वो बिल्कुल भी गलत होगा। तो आइए बात करते हैं एआई और ईवी की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट की इन ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई बना रहा है। साथ ही साथ एक ऐसा पब्लिक एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है जिसमें 10,000 जीपीयूज़ यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज़ होगी। ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पर क्रूशियल एआई मॉडल ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट में काम करेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स लगा रही है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर एआई चिपसेट्स इंक्रीज़ हो सके, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, न्यू इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो और साथ ही साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंडिया में ही सेटअप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जाए। अब अगर हम बात करें ईवी की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईवी को भी काफ़ी प्रमोट कर रही है, फिर वो भले ही 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू एंड ईवी इकोसिस्टम डेवलप कर रही है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है। तो बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर में हम देखते हैं कि डिफेंस का जो बजट है सन 2023-24 में बढ़ाकर $72.6 बिलियन का कर दिया गया है, जिसमें अराउंड 25 बिलियन का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टारगेट रखा है 2025 तक का। और साथ ही साथ उसमें ये भी टारगेट रखा गया है कि आउट ऑफ 25 बिलियन डॉलर्स $5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स को टारगेट रखा गया है, यानी $25 बिलियन का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा 2025 तक उसमें $5 बिलियन का एक्सपोर्ट होना ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं फोकस ऑफ टाइमलाइंस प्रोक्योरमेंट की और इनकॉर्पोरेटिंग मेजर्स जिससे लोकल इंडस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 को इम्प्लीमेंट किया है। ये वे गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू लोकल इंडस्ट्रीज़ का इम्प्लीमेंटेशन या लोकल इंडस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइक तेजस, एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम्स लाइक ATAGS एंड वेरियस मिसाइल सिस्टम्स को DRDO डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ एनकरेज कर रहा है इंडियन कंपनीज और ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग्स के कोलैबोरेशन को। इन कोलैबोरेशंस में
फैसिलिटी कर रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स को, इवन जॉइंट वेंचर्स, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ सकें। साथ ही साथ इस दिशा में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं तो हम पाएंगे कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ये डिफेंस कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, जिसके कारण जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लार्ज स्केल पे डेवलप होंगे। इसी के पैरेलल अगर हम बात करें तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस भी हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर कर रही है एडवांस फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और आर्टिलरी सिस्टम्स। जैसे कि हम बात करते हैं राफेल फाइटर जेट्स, राफेल फ्रांस से लिए हैं, S-400 लिया है रशिया से। साथ ही लेटेस्ट न्यूज़ अभी ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवेलुएट कर रही है राफेल को नेवी के लिए, यानी नेवी के लिए ऐसे राफेल लिए जाएंगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर सकें। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना, ताकि साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप किया जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात FDI की, डिफेंस सेक्टर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी कैप हटाकर 74% कर दी है थ्रू ऑटोमेटिक रूट और 100% कर दी है गवर्नमेंट रूट। तो गवर्नमेंट रूट होता है यानी गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू इन्वेस्टमेंट, और ऑटोमेटिक रूट होता है यानी कोई NRI कंपनी डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो अब बात करेंगे हम दूसरे फील्ड की। तो हम बात करते हैं लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, जो इंक्लूड करता है रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस एंड एयरपोर्ट्स को, या ऐसा कुछ भी जिससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवेज़ की। क्या आपको पता है इंडिया का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है, जस्ट आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। करंटली हमारी जो ट्रैक सिस्टम है या ट्रैक लेंथ है वो करीब करीब मोर देन 1,26,000 किलोमीटर्स की है। अगर हम एवरेज डेली ट्रैक लेंथ की बात करें तो हमारा जो नया रिकॉर्ड है वो है 14.4 किलोमीटर्स पर डे का। वहीं दूसरी ओर वंदे भारत बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है, जिसके लिए $14.27 बिलियन सैंक्शन हुए हैं। अगर हम बात करें भारतमाला परियोजना की, ये वो परियोजना है जिसके अंतर्गत नेटवर्क ऑफ हाईवेज़ और रोडवेज़ को डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए अप्रॉक्सीमेटली $72 बिलियन सैंक्शन हुए हैं, और उसके अंतर्गत 34,800 किलोमीटर्स के हाईवेज़ बनाए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ शिप्स एंड सी रोड्स को भी डेवलप किया जा रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसके लिए $108 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, जिसका टारगेट रखा गया है 2035 तक। स्मार्ट सिटीज़ मिशन भी एक परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एनहांस्ड अर्बन गवर्नेंस के लिए। इसके अंदर करीब करीब $6.5 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि होगा स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी फेमस चल रही है, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन का एलोकेशन हुआ है बोथ अर्बन और रूरल हाउसिंग को लेकर। अगर हम बात करें डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स की, जो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग हब का प्रोसेस थोड़ा तेज हो सके, उसमें हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी रेलवे फ्राइट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स की, जिसके अंतर्गत उड़ान स्कीम लाई गई है, जिसका फुल फॉर्म है UDAN, यानी उड़े देश का आम नागरिक। इसके अंतर्गत सिग्निफिकेंट सब्सिडीज़ दी जा रही है लोगों को, ताकि वो एयर फेयर अफोर्ड कर पाए, और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत नए एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं और पुराने में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और अब बात करें अगर डैम्स, ब्रिजेस एंड टनल्स की, तो काफ़ी सारे डैम्स, ब्रिजेस एंड टनल्स बने गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ब्रिजेस की बात करें तो भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, चेनाब ब्रिज जैसे डेवलप किए गए हैं। और डैम्स की बात करें, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। अगर हम बात करें टनल्स की, तो अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल कुजीकुंड रोड टनल, पीर पंजल रेलवे टनल, जोजिला टनल जम्मू एंड कश्मीर, सेला टनल अरुणाचल प्रदेश, चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट टनल्स उत्तराखंड जैसी चीज़ें भी डेवलप की जा रही है। वहीं एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसका नाम है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं उनको रेलवे लेवल की जो क्रॉसिंग्स हैं उनसे मुक्त किया जाएगा, यानी उन पर या तो अंडरपास या ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट है ऑटोमोबाइल सेक्टर का वर्ल्ड के अंदर, और 40% ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड R&D का स्पेंड इंडिया में ही होता है।
इससे यह हाईलाइट होता है कि इंडिया का रोल एज ए ऑटोमोटिव इनोवेटिव हब काफ़ी बड़े लेवल पे है। और अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मार्केट साइज़ की बात करें तो वो है करीब करीब $127 बिलियन इन 2024, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2029 तक $188 बिलियन का हो जाएगा एट ए ग्रोइंग CAGR ऑफ 8.2%। इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे PLI और FAME 2। PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। गवर्नमेंट उन यूनिट्स या उन कंपनीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है जो कि लेटेस्ट या एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को यूज़ करती है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेवलपमेंट। इससे बूस्ट मिलेगा हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। FAME 2 यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें गवर्नमेंट ने बजट किया है एलोकेट मोर देन 78% फ्रॉम द लास्ट ईयर। इस यूनियन बजट से हमारे EV एडॉप्शन टेक्नोलॉजी को काफ़ी एक्सेलरेशन मिलेगा और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बूस्ट आएगा। तो अब हम बात करते हैं ये सब डेवलपमेंट किस तरीके से और क्यों बूस्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है मिडिल क्लास कंज्यूमर्स की डिस्पोजेबल इनकम का। जी हाँ, आप और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, या फिर हम ये कहें कि काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स यानी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स परचेज कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया का ग्रो कर रहा है। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट की बात करें तो वो कंपाउंड रेट या CAGR 49% फ्रॉम 2022 टू 2030 तक ग्रोथ करेगा और इससे 5 मिलियन जॉब्स बाय द एंड ऑफ द 2030 क्रिएट होंगे। और अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की फिर से बात करें और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो FDIs में गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट से 100% इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है, जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम करेगा। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत भी लोकल कंपनीज एंड लोकल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट कर रहा है और उन्हें एनकरेज कर रहा है कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन और होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, ताकि हमारा इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन हो, ताकि हमारा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। अब अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मिलने वाले एक्सपोर्ट्स की, तो फिस्कल ईयर 2023 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे 4.76 मिलियन व्हीकल्स, जिसका मेजर पार्ट यानी 77% तो 2 व्हीलर्स ही था। पैसेंजर व्हीकल्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ हुई है 15% इन दी एक्सपोर्ट्स, जिसका मेजर मार्केट शेयर मिला है मारुति सुजुकी को, फॉलोड बाय हुंडई एंड किया। कॉमर्शियल व्हीकल्स में मेनली 3 व्हीलर्स एंड ट्रक्स एक्सपोर्ट किए गए थे। अभी रिसेंट में हमने देखा है कि मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं जो कि हुंडई और महिंद्रा ग्रुप ने किया है। हुंडई ने अपना नया प्लांट एस्टेब्लिश करने की शुरुआत की है तमिलनाडु में, और महिंद्रा ने इंडिया जापान फंड नाम से मारुति सुजुकी न्यू प्रोजेक्ट भी आया है गुजरात में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ कर रही है। तो अब हम बात करते हैं पावर एंड एनर्जी सेक्टर की। जो डेटा हमारे पास है यानी मई 2023 तक जो इंडिया का पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है अराउंड 417.6 गीगावाट, जो इंक्लूड करता है बोथ फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स की। इसमें फॉसिल फ्यूल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 56.8% है, जिसमें कोल इज द डोमिनेंट फॉसिल फ्यूल। और अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो वो कंट्रीब्यूशन है 43% ऑफ द टोटल, जिसमें आते हैं हमारे हाइड्रो पावर, देन आता है हमारा विंड पावर एंड सोलर पावर। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो है हमारा सोलर पावर, और गवर्नमेंट इस दिशा में काफ़ी काम भी कर रही है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसीज़ की तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने FDI काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट किया है। इसने करीब करीब 18.17 बिलियन का FDI अट्रैक्ट किया है फ्रॉम अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक। अकेला रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है उसी ने ही $6.1 बिलियन का FDI अट्रैक्ट किया है। अगर हम बात करें नेशनल हाइड्रोजन मिशन की जो गवर्नमेंट ने चालू किया है, उसका आउटले गवर्नमेंट ने रखा है $2.4 बिलियन का, यानी 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंडिया का टारगेट है बाय द एंड ऑफ द 2030, जिससे हमें 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटी बन जाए। और अगर बात करें PLI की यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की, तो गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज़ को, उन सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है जो कि सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का जो टारगेट आउटले है वो है करीब करीब $2.95 बिलियन का, ताकि 65 गीगावाट ऑफ एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अचीव की जा सके। अब अगर बात करें अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर टारगेट्स की, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फिस्कल ईयर 23 के अंदर इंडिया की जो पावर जनरेशन थी वो इंक्रीज हो गई थी 6.8% से, यानी 14.52 बिलियन किलोवाट आवर से बढ़कर वो हो गई है 1750 यानी 1750 बिलियन यूनिट्स तक, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, और वो ग्रोथ है 7.2% की। अगर हम देखें इसी टाइम पीरियड में जो इंडिया की पीक पावर डिमांड थी वो थी
243.27 गीगावाट, जो कि थी जनवरी 2024 में। अब गर्मियों के हिसाब से ये शायद डेटा और भी आगे निकल जाए। अब अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स की, तो इंडिया का एम है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द एंड ऑफ 2030। काफ़ी बड़े टारगेट्स हैं, बट इंडिया अचीव कर लेगा।